YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने भय की संस्कृति के कुछ पहलुओं की चर्चा की थी। आज हम भय की संस्कृति के निर्माण में मीडिया किस तरह से सक्रिय भूमिका अदा करता है, इसकी चर्चा करेंगे। ये सच है कि मीडिया के बिना भय की संस्कृति पैदा नहीं होती। या आप ट्रेडिशनल मीडिया का उपयोग करें, परंपरागत माध्यमों का उपयोग करें, या आधुनिक जनमाध्यमों का उपयोग करें, ये दोनों ही किस्म के माध्यम भय की संस्कृति को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संयोग की बात है कि भय की संस्कृति को जहां एक तरफ मीडिया के जरिए संप्रेषित किया गया और उसके जरिए एक माहौल बनाया गया भय का, वहीं दूसरी तरफ भय की संस्कृति के लिए परंपरागत भय के रूपों का भी समाज को नियंत्रण में लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। और ये दोनों ही चीज बड़े प्रभावशाली ढंग से मीडिया में चल रही हैं, मीडिया के बाहर चल रही हैं। जनमाध्यम के तौर पर हम टेलीविजन, रेडियो और दूसरे जो इंटरनेट से संप्रेषित होने वाले मीडियम है, माध्यम है, वे और सोशल मीडिया और उसके जरिए जो सृजित जो मैसेज कल्चर है वह, ये सारी की सारी मीडिया के दायरे में शामिल है। मीडिया में वह भी शामिल है जो कि आपके पास में विभिन्न मंत्रियों के मैसेज आते हैं, प्रधानमंत्री के भी मैसेज आते हैं। तो भय की संस्कृति का जो पूरा का पूरा परिदृश्य है, वो जहां एक और जनमाध्यमों, इंटरनेट, सोशल मीडिया उससे जुड़ा हुआ, वहीं परंपरागत माध्यमों, संत महंत, तांत्रिक, भूत प्रेत, अंधविश्वास और उनके जरिए आम जनता को नियंत्रित करने की कोशिश, ये सारी की सारी समग्र प्रक्रिया अपने आप में बहुत चिंताजनक है। भय की संस्कृति का जितना महत्वपूर्ण हिस्सा जनमाध्यमों से जुड़ा हुआ है, उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा परंपरागत माध्यमों से जुड़ा हुआ है। आप तय मानिए, अंधविश्वास का जितना प्रचार प्रसार होगा, पूर्व जन्म की धारणा का जितना जनता के बीच में प्रचार प्रसार होगा, भय की संस्कृति और सामाजिक नियंत्रण की संस्कृति उतनी ही ज्यादा ताकतवर बनेगी। क्यों? इसलिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बने? मोदी जी की कुंडली में लिखा है, मोदी जी पुनर्जन्म, पहले जन्म में कोई पुण्य करके आए थे, इसलिए प्रधानमंत्री बने। हर एक कोई प्रधानमंत्री थोड़ा ही बनता है। सो भय की संस्कृति जहां एक और आपको सत्ताधारी नायक के बारे में सवाल करने से एक तरह से विमुख कर देती है, वंचित कर देती है, जिसमें कि ये पुनर्जन्म की धारणा और अंधविश्वास बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है हिंदुस्तान की जनता का जो कि पुनर्जन्म की धारणा और अंधविश्वासों में गहरे डूबा हुआ है। उन लोगों के ऊपर मोदी प्रशासन और उसकी नीतियों का गहरा असर है, क्योंकि वे जो मानते हैं कि जो कुछ हो रहा है सब ईश्वरी कृपा से हो रहा है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। मोदी ईश्वर की कृपा से प्रधानमंत्री नहीं बने। मोदी प्रधानमंत्री बने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंदे और भारतीय जो पूंजीपति वर्ग है उसके एक बड़े हिस्से के चंदे के आधार पर और आपके वोट को हासिल करके। और तीसरा महत्वपूर्ण कारक है उसमें जिसकी वजह से मोदी प्रधानमंत्री बने, वह यह था कि उन्होंने झूठ का एक ऐसा बवंडर पैदा किया जिसमें कि लोग फंस गए कि मोदी आएंगे तो विकास होगा। मोदी ने एक विकास का बवंडर,
एक विकास की आंधी मीडिया के जरिए पैदा की, तो मोदी की सफलता में भगवान की, उनके पुनर्जन्म, पहले जन्म के, पूर्व जन्म के कर्मों की भूमिका नहीं है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने में उनके जन्म पत्री में लिखे हुए ग्रहों की भूमिका नहीं है, बल्कि भूमिका किसकी है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों, भारतीय इजारेदार कंपनियों और थर्ड, जनता के विभिन्न स्तर पर काम करने वाले जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, संतों, महंतों, मंदिर, देवालय, इनमें काम करने वाले लोग, इन्होंने विभिन्न जातियों और विभिन्न समुदायों के लोगों को मोदी के पक्ष में मोबिलाइज किया। मोदी के पास अगर बेशुमार दौलत नहीं होती तो मोदी कभी इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। अगर एक वाक्य में कहें कि मोदी प्रधानमंत्री किसकी वजह से बने, तो सिर्फ दौलत के बल पर बने, भगवान के बल पर नहीं। और दौलत कहां से आई? बीजेपी के लोगों ने चंदा से ये दौलत नहीं उगाई। बीजेपी के लोगों ने ये दौलत उगाई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय इजारेदार कंपनियों के पास से। जनता के पैसे से तो प्रधानमंत्री बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मोदी को कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। आपने कहीं अगर बीजेपी के लोगों के बीच में एक एक 2-2 रुपया चंदा एकत्रित करते हुए देखा हो तो आप सोच के बताइए। मैंने तो नहीं देखा। तो आम जनता में जो मोदी की इमेज विकसित की गई, उसमें जहां आधुनिक जनमाध्यमों की भूमिका है, वहीं परंपरागत माध्यमों, जिनमें के दो महत्वपूर्ण धारणाएं, अंधविश्वास और पुनर्जन्म की धारणा, इन दो की बहुत बड़ी भूमिका है, जिससे कि वे साधारण लोग जो कि शिक्षित नहीं है, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन में रहते हैं, उनको मोबिलाइज करने में ज्योतिषियों, पंडितों, पुजारियों, संतों, महंतों के एक बहुसंख्यक हिस्से ने एक्टिव रोल अदा किया। और इन लोगों के संपर्क में करोड़ों लोग हैं विभिन्न राज्यों में। इन लोगों के संपर्क में टेलीविजन से ज्यादा बड़ा समुदाय है। और ये लोग भय की संस्कृति के परंपरागत औजार हैं। ये करो, ये मत करो, ये करोगे तो पाप लगेगा, ये करोगे तो नरक में जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। अरे कमाल है। किसी ने न नरक देखा, न स्वर्ग देखा, किसी ने पाप देखा, न पुण्य देखा, और ये सारी जनता को इन्होंने एकदम भ्रमित करके रख दिया। तो जब हम बात करते हैं भय की संस्कृति और उसमें मीडिया की भूमिका की, तो उसमें ट्रेडिशनल और आधुनिक जन माध्यम दोनों ही आते हैं। और जब आधुनिक जन माध्यम की बात कर रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहा हूं, और इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़े हुए माध्यमों की भी बात कर रहा हूं। इन दोनों ही माध्यमों के अलावा जिस संगठन ने एक्टिव भूमिका अदा की नीचे भय की संस्कृति के प्रचार प्रसार में, उस संगठन का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं। नारा देते रहे हैं, वो कहते रहे हैं, वो एक्टिव रहे हैं इस बीच में। तो भय की संस्कृति खाली माध्यमों में आने से ही नीचे नहीं जाती, बल्कि भय की संस्कृति को नीचे ले जाने के लिए एक्टिव कार्यकर्ता चाहिए। और भय की संस्कृति को एक्टिवली नीचे ले जाने में जिन कार्यकर्ताओं ने भूमिका अदा की, वे निश्चित तौर पर संघ से आते थे। मैं नहीं जानता कि संघ के लोग इस पहलू से वाकिफ हैं कि नहीं है, लेकिन उनके काम करने से संस्कृति का विकास नहीं हुआ। उनके काम करने से भारतीय संस्कृति का विकास नहीं हुआ।
उनके काम करने से भय की संस्कृति का विकास जरूर हुआ। उनकी आक्रामक प्रचार भूमिका से भय की संस्कृति का विकास जरूर हुआ। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप उठा के देखिए। नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद कितने संस्कृति पुरुषों की मूर्तियां हिंदुस्तान में लगाई गई। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मथुरा का। मथुरा में 10 साल होने को आए, हेमा मालिनी प्रधानमंत्री है, उसके पहले एमपी हैं, और उसके पहले बीजेपी के लोग ही वहां संभालते रहे शासन, और वहां की म्युनिसिपैलिटी पर बीजेपी के लोगों का ही कब्जा है। और 1-2 वर्ष से नहीं, 1-2 दशक से नहीं, तकरीबन 40 दशक से ज्यादा समय से। लेकिन आपको मथुरा जिले में ब्रजभाषा के एक भी कवि की प्रतिमा नहीं मिलेगी जो बीजेपी के लोगों ने लगाई हो। वैष्णव संप्रदाय का केंद्र है मथुरा, लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य की मूर्ति कहीं नहीं लगाई गई। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं आपसे कि भय की संस्कृति का प्रचार प्रसार उन लोगों ने किया जो ये कहते थे कि वह हिंदू संस्कृति के संरक्षक हैं और प्रचारक हैं। अगर वे हिंदू संस्कृति के रक्षक और प्रचारक हैं तो कम से कम इतना तो बनता है ना कि सूरदास की एक प्रतिमा मथुरा में लगे, महाप्रभु वल्लभाचार्य की प्रतिमा जो है मथुरा में लगे। ब्रज के जो तमाम बड़े बड़े कवि हुए हैं ब्रजभाषा के, उनकी प्रतिमाएं मथुरा में लगे। किसकी प्रतिमाएं लगाई गई? दीनदयाल उपाध्याय की, जिनका ब्रजभाषा और ब्रज क्षेत्र के विकास में कोई योगदान नहीं है। भय की संस्कृति मीडिया कैसे कम्युनिकेट करता है, इसका बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने पिछली एपिसोड में आपसे उद्धृत किया था, वो अतीक अहमद का प्रकरण है। उसका लाइव कवरेज, लगातार लाइव कवरेज, किस लिए? इस लाइव कवरेज से कौन प्रभावित होगा, उसके जरिए क्या कम्युनिकेट हो रहा है? आपने एक चीज नोटिस की होगी, सन 2014 से लेके आज तक सबसे ज्यादा जो कवरेज की खबरें आई, जिन्होंने सबसे ज्यादा मीडिया में न्यूज स्पेस को घेरा, उनमें वे खबरें थी जहां के किसी वजह से लोगों के घरों की कुड़की की जा रही थी, जिनके खिलाफ में देशद्रोही के पोस्टर लगाए जा रहे थे, जिनके घरों को बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा था, अवैध ढंग से गिराया जा रहा था। और तो और विभिन्न माफिया गिरोहों के सरगनाओं के किस्से, घटनाएं और विवरण और ब्यौरे डिटेल्स में मीडिया के जरिए प्रक्षेपित और प्रसारित किए गए। सारी दुनिया के माध्यम विशेषज्ञ जो कि क्राइम के कवरेज को लेकर काम करते रहे हैं, वे सब इस बात पर एकमत हैं कि मीडिया के जरिए अगर माफिया का अगर कवरेज विवरण और ब्यौरे के साथ में संप्रसारित किया जाएगा, उसकी इमेज या उसके फोटो को बार बार प्रक्षेपित किया जाएगा, घंटों प्रक्षेपित किया जाएगा, तो इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ेगी। जिस क्षेत्र में वह माफिया काम करता है, उस क्षेत्र में माफिया कल्चर और माफिया गिरोहों को इस तरह के प्रोपेगेंडा से मदद मिलती है। तो जो मीडिया वाले पहले दुबे हत्याकांड, अब अतीक अहमद
कांड और बहुत सारे कांड जो इफरात में आए हैं। तकरीबन 32 माफिया गिरोह उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। एक गिरोह को भी सफाया नहीं कर पाई है। कवरेज आ रहे हैं रेगुलर। डबल इंजन की सरकार जिसके हाथ में बुलडोजर है, इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका एक इंपैक्ट तो यह होगा कि माफिया कल्चर का विकास होगा। दूसरा इंपैक्ट यह होगा कि इससे आम लोगों के बीच में, जो साधारण नागरिक है, उनके बीच में भय की भावना पैदा होगी। वो हमेशा डरे डरे रहेंगे। और तीसरी चीज इससे यह पैदा होगी कि उनके अंदर माफिया नायकों के प्रति पूजा भाव पैदा होगा, रेस्पेक्ट पैदा होगी, प्रशंसा भाव पैदा होगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में माफिया कल्चर और माफिया गिरोह और उनके सरदार सबसे अधिक फल फूल रहे हैं, क्योंकि मीडिया का सारा जोर, इंफेसिस इस माफिया गिरोहों के विवरण और ब्यौरे जनता के बीच में ले जाने पर है। और माफिया गिरोहों के सरगना, वो जेल में रहे या बाहर रहे, आप एनकाउंटर करके मार दीजिए या उन्हें फांसी पर चढ़ा दीजिए, माफिया कल्चर को इससे मदद मिलेगी। अतीक अहमद के पूरे परिवार को अगर आप जान से भी मार दें, आप तय मान लीजिए उससे माफिया कल्चर को मदद मिलेगी। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? क्योंकि यह मीडिया का एक साइड इफेक्ट है जिसको कि डबल इंजन की सरकार जानबूझ के उसकी अनदेखी कर रही है। मीडिया उसकी जानबूझ के अनदेखी कर रहा है। कायदे से होना यह चाहिए था कि मीडिया कोई कवरेज नहीं होता और उसे चुपचाप नैनी जेल लाया जाता। लेकिन आप तो हर एक्शन के लिए, अगर अतीक अहमद के रिश्तेदारों को या उसके सहयोगियों को आप समझते हैं कि वो अपराध में शामिल हैं, तो उसका भी लाइव कवरेज आ रहा है कि उनके घर कैसे गिराए जा रहे हैं। आप तय मान लीजिए, इससे भय की संस्कृति का विकास होगा। माफिया कल्चर का विकसित होना और माफिया कल्चर का आइडियोलॉजिकली पल्लवित होना अंततः आम जनता के जीवन में भय की संस्कृति का विस्तार करता है। और यह चीज लैटिन अमेरिका के, कोलंबिया के, अमेरिका के तमाम गिरोहों के जो मीडिया कवरेज हैं, माफिया गिरोहों के जो मीडिया कवरेज हैं, उन कवरेज के आधार पर यह निष्कर्ष दर्जनों मीडिया विशेषज्ञों ने निकाला है। हमारे मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनकी मुसीबत यह है कि वे लोग मीडिया के कवरेज को करते समय उसके इंपैक्ट एरिया को नहीं जानते। वे सिर्फ इतना जानते हैं, भय की संस्कृति का जो मीडिया कवरेज आया, उस मीडिया कवरेज में दो चीजें एक साथ आई। पहली चीज आई कि लगातार ऐसी स्टोरियां आई जिसमें घर गिराए जा रहे हैं, रोते बिलखते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, तमाम किस्म के माफिया गिरोहों के किस्से और कहानियां दिखाई जा रही हैं। इसे मीडिया की भाषा में कहते हैं मीडिया करप्शन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को। मैं भारत के मीडिया को गोदी मीडिया करके एक डायमेंशनल देखने के जो नजरिए को विकसित किया है जिन लोगों ने, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। भारत का मीडिया एक काम तो वह कर रहा है कि वह मोदी के एजेंडे को सीधे सीधे संप्रसारित कर रहा है, और दूसरा काम जो कर रहा है वो माफिया गिरोहों के एजेंडे को, माफिया गिरोहों के कवरेज को सीधे सीधे संप्रसारित कर रहा है। और ये दोनों ही चीजें मिलके एक काम कर रही हैं, वह है भय की संस्कृति का निर्माण। मोदी के एजेंडे के संप्रसारण से जनता में निर्भीकता, निडरता, स्वतंत्रता प्रेम, अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति लगाव, जनतंत्र के लिए मरने मिटने की आकांक्षा ये पैदा नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा हो रहा है।
नरेंद्र मोदी तो किसी को जलूस ही निकालने नहीं देते, और अगर कोई जलूस निकालता है तो उसके खिलाफ में एफआईआर, केस और कानूनी उत्पीड़न का वो सहारा लेते हैं कि वो कानून के चक्कर लगाते रहे, अदालतों के चक्कर लगाते रहे। तो मोदी का एजेंडा डेमोक्रेसी में मीडिया जब कवरेज उसे देता है और उसे सीधे सीधे कैरी आउट कर रहा है, तो वह अलोकतांत्रिक भावबोध निर्मित कर रहा है। और वह जब मीडिया के जरिए जब हमारे बीच में माफिया का विवरण और ब्यौरों के साथ कवरेज आता है, तो वो एक माफिया कल्चर को आइडियोलॉजिकली मदद पहुंचाता है और लोगों के बीच में यह मैसेज देता है कि अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो सभ्य, शरीफ, भले आदमी की तरह नहीं, एक अच्छे क्रिमिनल की तरह तुम सरवाइव कर सकते हो। लोग तुम्हें सैल्यूट ठोकेंगे। एक प्रोफेसर के नाते, एक डॉक्टर के नाते, एक एमएलए के नाते, एक एमपी के नाते तुमको सैल्यूट नहीं ठोकेंगे लोग। एक तुम माफिया बनोगे, एक तुम बड़े अपराधी बनोगे तो तुम्हें लोग सैल्यूट ठोकेंगे, लोग तुमसे डरेंगे। तो मीडिया का जो ये जो कवरेज है, इसका ये जो डायमेंशन है, ये बहुत खतरनाक डायमेंशन है, जिस पर कि हमारे अधिकतर लोग ध्यान ही नहीं देते। तो जो ऑडियंस होती है मीडिया की, या जो रीडर होते हैं मीडिया के, वे जाने अनजाने एंटी सोशल जो वैल्यूज हैं, असामाजिक जो जीवन मूल्य हैं, उनके प्रति वे आकर्षित होते हैं और उन्हें वे पसंद करते हैं और जीवन में लागू करते हैं। सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं मैं इसका। ये कवरेज एक दिन की समस्या नहीं है, ये लंबे समय से आ रहा है। नरेंद्र मोदी के समय पर तो ये खाली ये है कि ये पीक पर पहुंच गया है 2014 से। क्या किया है इसने? मीडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? मीडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मिडिल क्लास। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। और इन दोनों ही वर्गों में सबसे अधिक कानून भंजन की घटनाएं, कानून तोड़ने की घटनाएं, बेईमानी, घूस, भ्रष्टाचार, इसकी घटनाएं सबसे ज्यादा घटी हैं। एक उदाहरण ले लीजिए आप, जितने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो किस क्लास से आते हैं? उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो करप्शन में आकंठ डूबा हुआ है। बहुत छोटा हिस्सा है जो कि करप्शन में शामिल नहीं है। यह कैसे संभव है कि एक आईएएस ऑफिसर जिसकी तनख्वाह चाहे घोषित है, वो अपनी तनख्वाह से कभी जीवन में 500 करोड़, 1000 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता, लेकिन है। कहां से आ रहा है ये पैसा? मीडिया में माफिया का कवरेज, माफिया के विवरण और ब्यौरे, वे श्रोता को एंटी सोशल सामाजिक मूल्यों को अपनाने, मानने और लागू करने के लिए तैयार करते हैं। समाज में एंटी सोशल जो सामाजिक मूल्य हैं उनके प्रति प्रशंसा भाव, आदर भाव पैदा करते हैं। और यह भय की संस्कृति का सबसे खतरनाक डायमेंशन है। एक अन्य डायमेंशन है इसका, भय की संस्कृति का, वो ये कि भय की संस्कृति जो है वो चाहे आप माफिया के कवरेज एजेंडे को लेके मीडिया आगे बढ़े, या फिर वो अपराध के किसी घटनाक्रम को लेके आगे बढ़े, या फिर वो सीधे मोदी के एजेंडे को लेके आगे बढ़े। ये तीनों ही चीजें मिलके एक कॉमन चीज पैदा कर रही हैं, जो भय की संस्कृति का सबसे पीड़ादायक पक्ष है। वो ये कि वह लगातार मीडिया का कम्युनिकेशन उसके अंदर अविवेकवादी नजरिया पैदा कर रहा है और उसके अंदर इमोशनल असंतुलन, भावनात्मक असंतुलन भी पैदा कर रहा है। हम लोग जिसे कहते हैं ना कि स्क्रीन मॉन्गरिंग,
सो मीडिया की संस्कृति के जरिए जहां एक तरफ नेताओं की मॉन्गरिंग है, भाषणबाजी है, वहीं स्क्रीन मॉन्गरिंग भी है। और स्क्रीन मॉन्गरिंग के जरिए हिंसा के प्रति, माफिया कल्चर के प्रति, मोदी के प्रति प्रशंसा का भाव, अनुकरण का भाव मीडिया लगातार निर्मित कर रहा है। और इसमें जो सबसे दुखद चीज विकसित हुई है वो ये कि अब लोग हिंसा को जायज मानने लगे, हिंसा की निंदा नहीं करते, बल्कि हिंसा को सपोर्ट करते हैं या हिंसा को इग्नोर करते हैं। तो समाज में भाई की संस्कृति ने अहिंसा के प्रति प्रेम पैदा नहीं किया, बल्कि हिंसा के प्रति प्रेम पैदा किया है। उन लोगों को वह वोट देती है, उन लोगों को सपोर्ट देती है जनता जो लोग हिंसा के पुजारी हैं, जो लोग भय की सृष्टि करते हैं। और यही वजह है कि पूरे डेमोक्रेसी में 75 साल में ये जो अमृतकाल है ना, इस अमृतकाल की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? अमृतकाल की ब्यूटी है माफिया कल्चर, भारतीय संस्कृति नहीं। 75 साल में जो चीज हमने अर्जित की है वह है माफिया कल्चर, और जगह जगह माफिया गिरोहों का कब्जा और इलाका दखल। वो चाहे बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर इलाके में माफिया गिरोह, बदमाशों के गिरोह सक्रिय हैं और वे हर चीज का मैनेजमेंट कर रहे हैं। और वे आपके बीच में मीडिया के जरिए, पर्सनल कम्युनिकेशन के जरिए, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के जरिए छद्म खतरा और छद्म भय, ये दो चीज का जम के कम्युनिकेशन करते हैं। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस प्रसंग में वो ये कि हमारे बीच में लगातार ऐसी खबरें आती हैं जिससे कि लगातार ये महसूस होता है पाकिस्तान से खतरा है, आतंकवाद से खतरा है, अतीक अहमद से खतरा है, उसके गिरोह से खतरा है। खतरे की घंटी इतनी बज रही है, और सबसे बड़ा जो खतरे में है वो हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू समाज खतरे में है। ये जो खतरे की घंटी है, ये खतरे की घंटी फेक घंटियां हैं, इनका वास्तविक खतरे से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है किसी माफिया से कोई जेन्युइन खतरा हो सकता है किसी टेररिस्ट से जेन्युइन खतरा हो, लेकिन अमूमन ये खतरे की जो घंटियां बजाई जाती हैं टाइम टू टाइम मीडिया के जरिए, ये खतरे की घंटियां फेक खतरे की घंटियां हैं। क्योंकि ये खतरे की घंटियां व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित नहीं होती हैं, बल्कि ये सारी की सारी प्लांटेड होती हैं। पुलिस और दूसरे इस तरह के जो सरकारी महकमे उनके जरिए वे खबरें प्लांटेड होती हैं। आतंकवादियों से खतरा है तो जाहिर है कि आपके पास खबर है तो आप आतंकवादी को पकड़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति को आतंकवादी ने धमकी दी है तो आप उस व्यक्ति की सूचना के आधार पर आतंकवादी को पकड़ेंगे। इसे जो बार बार खतरे की घंटियां बजती रहती हैं, इस खतरे की घंटियों को लेके मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा फेक खतरे की घंटियों का है। और ये जब बार बार जो खतरे की घंटियां बजती रहती हैं, और अभी जब इलेक्शन आएगा तो और ज्यादा बजेंगी, इससे खतरा है, उससे खतरा है, ये इसका आदमी है, वो उसका आदमी है, ये माफिया का आदमी है, वो। अरे जब सब माफिया के ही आदमी हैं, समाजवादी पार्टी के लोग माफिया के आदमी, बहुजन समाज पार्टी के लोग माफिया के आदमी,
कांग्रेस के लोग माफिया के आदमी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग वे सब दूध के धुले हुए, वो सिर्फ शंकराचार्य के आश्रम से निकले हुए। जी नहीं, माफिया कल्चर राजनीतिक दलों की कल्चर के ऊपर है। माफिया कल्चर और माफिया गिरोह राजनीतिक दलों के नेताओं के ऊपर शासन करते हैं। आज दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तान का लोकतंत्र माफिया कल्चर की गिरफ्त में है। माफिया गिरोह जिस इलाके में जिसे चाहें उसे जिता सकते हैं और हरा सकते हैं। यह एक वास्तविकता है, यह अचानक नहीं है। यह अचानक नहीं है। को उत्तर प्रदेश में 32 गिरोह हैं, लेकिन एक भी गिरोह मारा नहीं, एक खत्म नहीं हुआ अभी इस बीच में। 6 साल होने को आए डबल इंजन की सरकार को, 9 साल होने को आए नरेंद्र मोदी को। क्यों? अरे कुछ नहीं तो बनारस को ही माफिया मुक्त करा देते। बनारस और उसके आसपास का माफिया कल्चर नहीं है, सिर्फ संत का संस्कृति है वहां। जी नहीं, माफिया संस्कृति कंट्रोल करती है पूरे के पूरे बनारस के बहुत बड़े हिस्से को। ये अब लोग दिमाग से निकाल दें कि माफिया संस्कृति चली गई है क्योंकि वहां प्रधानमंत्री इलेक्शन लड़ने चले गए। माफिया कल्चर, माफिया गिरोह के सरगना हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और वे राजनीतिक दलों के नेताओं के और खासतौर पर शासक दल के नेताओं के सबसे प्रिय पात्र हैं। एक छोटा सा काम, एक छोटी सी अपील, अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी और योगी की सरकार जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, वो सचमुच में माफिया कल्चर से लड़ना चाहते हैं, सिर्फ इतना सा कर दें कि जिन लोगों के खिलाफ में अपराध के मुकदमे हैं सांसदों के और विधायकों के खिलाफ, उनको सिर्फ पार्टी से निकाल दें। सरकार गिर जाएगी, जिस दिन निकालेंगे उसी दिन गिर जाएगी। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि निकालने के पहले ही गिर जाएगी। अब चुनाव आ रहे हैं, साहस करके दिखाएं कि माफिया हरकतों में, अपराध की हरकतों में शामिल नामी ग्रामी लोगों को बीजेपी के लोग एक टिकट नहीं देंगे। सिर्फ ये साबित करके दिखाएं। संभव ही नहीं है। एक बहुत बड़ा हिस्सा पार्लियामेंट में जो बीजेपी के सांसदों का है, उनके ऊपर अनेक आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें संगीन अपराध के मुकदमे भी हैं। और यही स्थिति विधायकों की है जो उत्तर प्रदेश में है। क्यों मैं कह रहा हूं इस बात को? कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं, समाजवादी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, और भी जगह ऐसे लोग हैं। लेफ्ट पार्टीज में तो आपको माफिया गिरोह के लोग नहीं मिलते, अपराध करने वाले लोग नहीं मिलते। अपराध की संस्कृति, माफिया गिरोह आज डेमोक्रेसी के ऊपर हैं, और वे मीडिया को भी हड़काए हुए हैं। और वे किसे हड़काए हुए हैं? सरकार को भी हड़काए हुए हैं। और कहने के लिए वो जेल में। ये इल्यूजन मुझे तो कम से कम नहीं है कि लोकतंत्र में माफिया गिरोह के जो चलाने वाले वो जेल में हैं। अरे इतने दिन से आप अतीक अहमद और उसके गिरोह को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, सफाया नहीं हो पाया। हद हो गई। पूरा स्टेट, पूरी स्टेट मशीनरी, बुलडोजर, पुलिस, सेना सब लगी हुई है, लेकिन अतीक अहमद का गिरोह नष्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? सिर्फ बदले की भावना के दृष्टिकोण से न देखा जाए इस कवरेज को। माफिया कल्चर एक तरह से भारतीय संस्कृति के ऊपर शासन कर रही है। किसी भी इलाके में आप जान लीजिए, किसी भी इलाके में माफिया गिरोहों के साथ लिए बिना शासक पार्टी, डबल इंजन की सरकार या किसी भी पार्टी की सरकार काम नहीं कर सकती।
यह लोकतंत्र की आज वास्तविकता है। तो हमने क्या किया कि माफिया कल्चर के बारे में, माफिया गिरोहों के बारे में हमने एजेंडा बना के बात ही नहीं की है। अरे बाकी तो छोड़ दो, कोई सरकार 75 वर्ष में ड्रग माफिया स्मगलरों के सरगना और उसके पूरे नेटवर्क को नष्ट कर पाई? नहीं कर पाई। वायदा देके आए थे कि माफिया से लड़ेंगे। दाऊद इब्राहिम का सफाया किया नरेंद्र मोदी ने? नहीं किया। दाऊद इब्राहिम के गिरोह का सफाया किया? नहीं किया। क्यों? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, माफिया गिरोह और माफिया कल्चर राजनीतिक दलों के नेताओं के समूह और संगठन से ऊपर शासन करती है। और यह बुर्जुआ संस्कृति का सबसे, जिसे कहें कि दुखद पहलू है। क्या बुर्जुआ संस्कृति, बुर्जुआ विचारधारा, बुर्जुआ राजनीतिक दल आज एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां वे माफिया के बिना जिंदा नहीं रह सकते, माफिया कल्चर के बिना जिंदा नहीं रह सकते। और जाहिर है कि जब माफिया कल्चर, माफिया गिरोह और उसके सरगना जब हमारे नेता के साथ होंगे तो जनता के बीच में तो निराशा की भावना ही पैदा होगी। मीडिया में किसकी हिम्मत है? आपने आज तक हीरोइन की तस्करी करने वाले किसी स्मगलर के बारे में डिटेल्स में रिपोर्ट पढ़ी अखबार में? क्यों नहीं रिपोर्ट आती? हमारे यहां नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है जो कि आए दिन पकड़ता रहता है। यह हमें अधिकार नहीं है कि गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर जो 20,000 करोड़ रुपए की जो नशीले पदार्थों की खेप पकड़ी गई, वो खेप आखिर किसने भेजी और किसके लिए भेजी, उसके डिटेल्स आज तक क्यों नहीं पब्लिश किए गए? आप हर एक आदमी के लिंक खोज लाते हैं, हर एक आदमी के बारे में बताने को तैयार होते हैं, लेकिन माफिया गिरोहों के लिंक बताने के लिए न मीडिया तैयार होता है, न शासक वर्ग तैयार होता है। जिस मीडिया की अतीक अहमद में रुचि है, हम जानना चाहते हैं कि अतीक अहमद क्या काम करता है, उसके डिटेल्स कहां हैं। वो डिटेल्स तभी क्यों आते हैं जब मुख्यमंत्री कहता है या प्रधानमंत्री की तरफ से इशारा होता है। कानून और व्यवस्था की एजेंसियां स्वतः ही क्यों नहीं काम करना शुरू करती? इस प्रसंग में एक आखिरी बात कह के ये बात यहीं खत्म करूंगा मैं। वो ये कि मीडिया में जो जिसे मैंने कहा स्क्रीन मॉन्गरिंग, वो जो एंकर और उसमें भाग लेने वाले लोग जो स्क्रीन मॉन्गरिंग करते रहते हैं, और वे लगातार तुरंत एक्शन लो का एक तरह से नारा लगाते रहते हैं। ये तुरंत एक्शन लो की मांग और स्क्रीन मॉन्गरिंग श्रोताओं को, जनता को परजीवी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। इसी वजह से माफिया गिरोहों के खिलाफ, अपराध संस्कृति के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ में जनता को आप एक्शन में नहीं देखते। वह जनता अनेक और दूसरी चीजों में एक्शन में आ जाएगी, लेकिन गुंडों के खिलाफ एक्शन में नहीं आएगी। राम मंदिर बनाने के लिए 10,000 लोगों का जुलूस निकल आएगा, 1 लाख लोगों का जुलूस निकल आएगा, 10 लाख लोगों का जुलूस निकल आएगा, लेकिन एक माफिया गिरोह जो कि किसी अयोध्या में सक्रिय हो, गाजीपुर में सक्रिय हो, बनारस में सक्रिय हो, उसके खिलाफ में आज तक कभी भी आरएसएस ने एक 500 लोगों का जुलूस नहीं निकाला। क्यों? कोई तो वजह होगी।
बीजेपी ने कभी जुलूस नहीं निकाला, समाजवादी पार्टी के लोगों ने कभी जुलूस नहीं निकाला। माफिया कल्चर, बुर्जुआ डेमोक्रेसी की सुपीरियर कल्चर है, और वह बुर्जुआ डेमोक्रेसी को डिक्टेट करने की स्थिति में है आज की डेट में। अब कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, पंजाब में एक सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक अपराधी के बारे में कहा कि उसके पास कुछ नहीं है, वो एकदम बंद है जेल में, एकदम सबसे कटा हुआ है। उसने दूसरे दिन ही लाइव मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। क्या आपकी औकात रह गई? आपने सारी नाकेबंदी की और उसके पास में सब कुछ था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप मीडिया से मोदी का एजेंडा प्रसारित करते हैं, माफिया का एजेंडा प्रसारित करते हैं, तो आप एक साथ दो काम करते हैं। लोगों के अंदर ये इल्यूजन पैदा करते हैं कि आप सरकार की सेवा कर रहे हैं। ये मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं मैं, जो कि गलत है। एक्चुअल में आप सरकार की सेवा नहीं कर रहे, आप लोकतंत्र के अंदर आप जहर घोल रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। सरकार की सेवा करना और लोकतंत्र को नष्ट करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। नरेंद्र मोदी आपसे कहने नहीं गए कि आप सरकार की नीतियों का प्रचार करें, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो कम्युनिकेशन के जो मानक मूल्य हैं, उनकी आप अवहेलना करें। सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया ऐसा। फिर ऐसा क्यों हुआ? मीडिया के लोग स्वयं जिम्मेदार हैं इसके लिए। ऐसा भी तो मीडिया है जो सरकार के दबाव नहीं मानता, सरकार के खिलाफ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? वो सरकार के विज्ञापन भी मिलते हैं उनको। ये इल्यूजन हम दिमाग से निकाल दें। मीडिया का काम है सूचनाएं देना और सच को सामने लाना, और अभिव्यक्ति की आजादी को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित करना, न कि वह की आजादी और भयभीत करने की जो प्रवृत्ति है उसे सुरक्षित करना। जो मीडिया ने जो कवरेज दिया है, जो भय की संस्कृति निर्मित की है, उस भय की संस्कृति को निर्मित करने में ये दो जो एजेंडा थे जिनको ब्लाइंडली फॉलो किया गया, उसने न्यूज रूम को क्राइम प्रमोशन की और प्रमोटर की फैक्ट्री बना दिया। और ये जो क्राइम प्रमोशन और प्रमोटर की फैक्ट्री बन जाना न्यूज रूम का, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है। संयोग से इस क्राइम प्रमोशन और प्रमोटर की फैक्ट्री के निर्माण में सरकार की नहीं, उन मीडिया के संचालकों और मालिकों की भूमिका है। अगर वे कमर सीधी करके खड़े होते, आज भी समय है वो कमर सीधी करके खड़े हो, जो समाचार मूल्य हैं उनका पालन करें। वे समाचार मूल्यों का पालन नहीं करते, वे खाली स्क्रीन मॉन्गरिंग करते हैं। वे खाली ऐसी खबरें लाते हैं जो कि भय की सृष्टि करती हैं। वे ऐसी खबरों पर जोर देते हैं जो माफिया के कवरेज को और माफिया की कल्चर को ताकत पहुंचाती हैं। जाहिर है इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। आज फिर बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।